अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि आज NA 148 मुल्तान के हलके में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। क्या पोजीशन है अभी तक की और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से कल के दिन एक अहम हियरिंग होगी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, लेकिन उससे पहले ही एक बहुत ही तहलका खेज किस्म का ऑडिट हुआ जिसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे और जो क्लियरली ये बता रही है कि किस किस्म का घपला हुआ है फॉर्म 47 के तहत और किस तरह से जीते हुए उम्मीदवारों को नंबर 2 की पोजीशन पे दिखाया गया और हारे हुओं को विनर करार दे दिया गया। इसके साथ साथ आपको अपडेट करेंगे कुछ किर्गिज़स्तान की सूरत हाल के हवाले से। कल पहली फ़्लाइट कुछ स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पहुँची और फिर उसके बाद क्या उनके जज्बात थे आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हुकूमत ने अब क्या रिस्पॉन्ड किया ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। KP ने एक बड़ा डिसीजन लिया था कि जी किसान जो कि पंजाब के बेचारे ख्वार हो रहे हैं, उनकी गंदम नहीं हुकूमत ख़रीद रही, तो उन्होंने कुछ उनके मरहम रखने का सामान ज़रूर मुहैया किया और कुछ गंदम की ख़रीदारी के हवाले से काम शुरू किया। लेकिन उसके बाद एक अजीब व गरीब किस्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है मरियम सरकार की तरफ से और बज़ाहिर उसका हदफ फिर से यही नज़र आ रहा है कि किसान हैं जिनको किसी तरफ सुकून नहीं लेने दिया जा रहा। क्या वजह इसकी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर आपको आखिर में बताएंगे कि नन्हे व्लॉगर शिराज ने क्यों व्लॉगिंग छोड़ दी है। इसमें एक बड़ी दिलचस्पी का पहलू है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए सबसे पहले ज़रा स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जी। आपको मालूम है किर्गिज़स्तान की जो सूरत हाल थी और उसके बाद काफ़ी तलबा परेशान थे। कल के रोज़ तकरीबन रात 11 बजे के करीब एक फ़्लाइट पहुंची है लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और यहाँ पर तकरीबन 180 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ से वापस आए हैं। अच्छा, अब जब ये फ़्लाइट पहुंचने वाली थी तो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला पहले ही से उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। जो तासुर बनाया जा रहा था उससे ऐसे लग रहा था कि शायद ये कोई स्पेशल फ़्लाइट है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ुद भिजवाई है उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाने के लिए। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें खुली तो पता ये चला कि ये एक रूटीन की फ़्लाइट थी और इसके जितने भी टिकट और अखराजात के पैसे थे वो सारे ख़ुद इन स्टूडेंट्स ने ही मैनेज किए थे, उन्होंने ही पेमेंट की है ख़ुद से। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था। एक चीज़ सिर्फ मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर क्रेडिट लेने के लिए या अपनी कुछ नंबर टांगने के लिए, आई डोंट नो वाई, लेकिन वहाँ पर ऐसे पहुँचे हुए थे कि जैसे उन्होंने ये जहाज़ भेजा और अब जब जहाज़ वापस बच्चों को लेके आ रहा है तो वो पहुँच गए हैं कि फ़ौरन देखें कि बच्चे किस हाल में हैं। हालांकि हालत ये थी इस हुकूमत की कि जब 2 दिन से ये शोर मच रहा था तो ये लोग स्टेट ऑफ डिनायल में थे, सिरे से मान ही नहीं रहे थे कि जी वहाँ पे कोई ऐसे हालात व वाक़यात भी हैं। पहले तो बिल्कुल खामोशी थी और फिर सोशल मीडिया पर जो इनके चमचे हैं वो सारे शुरू हो गए कि जी ये तो एवं एक फस क्रिएट किया जा रहा है, वहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल है, कुछ छोटा मोटा हुआ होगा लड़ाई झगड़ा स्टूडेंट्स के दरमियान, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं। तो अब जब वो बच्चे बेचारे वहाँ से पहुँचे हैं तो पता चल रहा है किसी का सर फटा हुआ है, किसी का मुंह ज़ख्मी है, किसी के बाजू टूटा हुआ है। वो फिर आके जो उन्होंने तबीयत साफ़ की फिर मोहसिन नकवी साहब की भी और इस हुकूमत की भी, और सारा उन्होंने कच्चा छट्टा खोला कि वहाँ पर जो सफ़ीर साहब हमारे तैनात हैं और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग इतनी लॉबिंग करते हैं, कितनी कोशिशें करते हैं कि किसी तरह दूसरे ममालिक में सफ़ीर लग जाएं और वहाँ जाके इनका काम क्या होता है। बहुत जो आपके मेन कुछ कंट्रीज़ हैं उनके अलावा कभी हमने किसी सफ़ीर के बारे में सुना भी नहीं है कि उसने कोई काम भी किया है, लेकिन भारी मुराद ये लोग लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, प्रोटोकॉल्स लेते हैं और ना जाने क्या क्या इन लोगों को उसके फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली काम इन्होंने क्या किया होता है जी ना। और अब ये किर्गिज़स्तान जिसके सफ़ीर का नाम भी पहले किसी को पता नहीं होगा, अब पहली दफ़ा अगर कोई इशू आ ही गया है कि जिसके ऊपर आपको कोई फ़ौरन एक्टिव होके कोई किरदार अदा करना था, तो ये सफ़ीर साहब वहाँ पर लोगों के नंबर तक नहीं उठा रहे, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। ये इनका किरदार था। पहले इनकी तरफ से कोई वैसे ही ऑफिशियल वर्जन ही सामने नहीं आ रहा था और फिर कोई नंबर वंबर जारी किया गया सोशल मीडिया पर कि जो प्रॉब्लम में है वो इस नंबर पर रब्ता कर लें। वो बेचारे रब्ता करते थक गए लेकिन किसी ने उनका फ़ोन तक अटेंड नहीं किया। ये हमारी एम्बेसी में सूरत हाल थी। अब जब ये आए हैं स्टूडेंट वापस, उन्होंने आके सारी बातें फिर बता दी। ये भी अनाउंसमेंट की जा रही थी कि जी पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, हुकूमत पाकिस्तान ख़र्चा उठाएगी। उन्होंने कहा जी हम तो खुद ही पैसे दे के आ रहे हैं।
कल मेरे अपने शो पे GNN पे भी एक स्टूडेंट मौजूद थे वहाँ से, वो भी यही बता रहे थे कि बल्कि जो नॉर्मल रूटीन के टिकट के पैसे होते हैं उससे भी ज़्यादा पैसे बटोरने की तैयारियाँ हो रही हैं कि जनाब अब बेचारे स्टूडेंट्स तो फंसे हुए हैं, हर हाल में ज़ाहिर है जान सबको प्यारी है, यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, उसके बाद फिर ये लोग यहाँ पर पहुँचकर इन्होंने फिर सारी तफसीलात भी बताई हैं और सारा किरदार खोला है कि यहाँ से भी उनको कोई किसी किस्म की एड नहीं मिली और वहाँ पर भी जो सफारत खाना था उसने क्या किरदार अदा किया। तो ये सारी सूरत हाल रही, फट पड़े वो बेचारे यहाँ पर आकर, और इनके जो वालिदैन हैं, वालिद जो वहाँ पर थे, उन्होंने भी फिर सारी इसी किस्म की स्टोरी जो है वो सुनाई। आगे से जनाब वज़ीर दाखिला साहब के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये सुना कि जी इसहाक डार साहब जो कि वज़ीर ख़जाना भी हैं और पता नहीं क्या कुछ हैं, नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वो ख़ुद जा रहे हैं, अमीर मकाम साहब भी उनके साथ जा रहे हैं और वो जाकर वहाँ पर ख़ुद मामलात को देखेंगे और बच्चों को साथ लेकर आएंगे वापस। बाद में सुबह ये पता चला कि जी उनका दौरा भी कैंसिल हो गया। उसके बारे में कुछ खबरें तो ये आ रही हैं कि जी उस हुकूमत ने, किर्गिज़स्तान की हुकूमत ने इन्हें मना किया है, लेकिन कुछ लोगों का ये क्लेम है कि इन्होंने खुद ही अपनी मर्ज़ी से ये दौरा मनसूख किया है। बहरहाल जो भी वजह हो, किस्सा मुख्तसर ये है कि अब ये लोग जा नहीं रहे हैं, बल्कि इन्होंने किस चीज़ पे इत्तेफाक किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाए, क्योंकि इस हुकूमत के पास हर मसले का हल यही होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो और जिम्मेदारियां इधर उधर लोगों पर डाल दो। और यही इन्होंने करने की कोशिश की कि जनाब सब अब बस नॉर्मल हो रहा है, और ये जो ज़्यादा शोर शराबा था ये सोशल मीडिया की वजह था। एज़ यूजुअल सोशल मीडिया पे सारी तान टूटती है, वो जनाब उस पर डाल दिया और जनाब सब ओके की रिपोर्ट है, बस अब हम यहाँ से फ्री इंतज़ामात करें, अब जल्दी जल्दी जो है सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, अल्लाह करे कि आ जाएं। लेकिन द थिंग इज़ कि जिस तरह से ये हर इशू को हैंडल करते हैं उससे आप इनकी कॉम्पिटेंस का अंदाज़ा लगा लें, और उसकी एक वजह इनकी अपनी बदनीयती होती है। हर काम में कोई विल ही नहीं होती कि किसी तरह से भी ये लोगों का कोई मसला हल कर सकें। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि जी क्यों इस तरह से हो रहा होता है हर इशू के ऊपर। मैं ये समझती हूँ कि ये हुकूमत कोई मसला हल कर ही नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि ये हुकूमत ख़ुद एक मसला है। ये हुकूमत ही इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ये एक जाली हुकूमत है और लोग इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जो खुद बजाते खुद एक मसला है वो क्या किसी का मसला हल करेगा? तो मुझे तो इनसे वैसे ही कोई उम्मीद होती नहीं है किसी भी मामले पर। बहरहाल हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर पुरुम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और उनकी जो भी अब इनखला की तरफ अगर वो आना चाह रहे हैं तो फिर उनका बाहिफाजत वापसी का इंतज़ाम हो सके। KP हुकूमत की तरफ से भी ऐसी ही स्टेटमेंट आई है कि जी हम सारे अपने अरेंजमेंट्स करेंगे और स्टूडेंट्स को वापस बुलवाएंगे। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर कैसे अमल दरामद होता है, लेकिन इवेंचुअली अब यही लग रहा है कि स्टूडेंट्स को वहाँ से वापसी के लिए इंतज़ामात कर लिए जाएंगे। अब आ जाते हैं जी इस मामले के ऊपर कि जी जो जो धांधली हुई है, जैसे मैंने आपको भी पहले शुरू में जिक्र कर दिया है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से आपको पता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो समाअत होनी है 20 मई तक का टाइम दिया गया था, काफ़ी टाइम दिया गया था खैर, लेकिन ये 3 हलके जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों उम्मीदवार जीत गए थे फॉर्म 45 के तहत, इन तीनों उम्मीदवारों को फॉर्म 47 के तहत हरवा दिया गया था और नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए थे जीतने वाले उम्मीदवारों के, जो कि 2 नून लीग से थे, एक आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्हें बाद में फिर नून लीग में शामिल करवाया गया। अब इस सारे मामले पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो ट्रिब्यूनल के जज हैं, जो कि इस मामले पर उन्होंने फॉर्म 45 मंगवा रखे हैं उम्मीदवारों से और 20 मई का वक्त दिया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली कि कल इस सारे केस की हेयरिंग होनी है, उससे पहले ही आज के दिन एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, और ये जो इंतखाबी मामलात हैं उनका जायज़ा लेने वाले इदारे पैटर्न की तरफ से है, और इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि उन्होंने भी, यानी इस इदारे ने भी इस्लामाबाद के जो हलके हैं तीनों, उनका ऑडिट किया, और उन्होंने अपने सारे ऑडिट के बाद ये रिपोर्ट मुरतब की है जिसमें वो ये बताते हैं कि इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये देखा कि जो तीनों हलके हैं उसमें जो रनर अप हैं, यानी जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, असल में तो वो जीते हुए थे, और फॉर्म 47 के तहत जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनको विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक 97% पोलिंग स्टेशंस का इन्होंने जायज़ा लिया और सारे जो फॉर्म 45 हैं उनका मुआयना किया, और उनके जो भी उसके हलके के हवाले से सोर्सेज थे उसके मुताबिक जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की उसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि ये तीनों हलकों के बारे में ऐसी ही सूरत हाल है। और ख़ास तौर पर शुएब शाहीन साहब का जो हलका है उसमें तो उन्होंने नंबर ऑफ़ वोट्स वगैरह हर चीज़ बताकर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये बात बताई है कि किस तरह से तीनों हलकों में धांधली करके
पीटीआई के उम्मीदवारों को हरवाया गया बाकायदा तौर पर। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कल के रोज़ ट्राइब्यूनल में भी समाअत है, वहाँ पे भी फॉर्म 45 का रौला खुलेगा और फिर दूसरी तरफ ये रिपोर्ट भी आई है, ये भी एक एविडेंस के तौर पर साथ बिल्कुल रखी जा सकती है। तो इस तरह से अब ये जो 3 हल्के हैं, ये तो मुझे 100% इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इस पर इंसाफ होगा और ये वापस सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी और मिलनी चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, जो जीता है उसको जेन्युइनली हक है कि वो अपनी जीत के तौर पर बैठ सके अरकान असम्बली बन के। लेकिन यहाँ पर अब हमने देखा जो हालात हुए हैं, लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब चूँकि एक दबंग जज हैं और किसी प्रेशर में भी नहीं आ रहे, और मुझे इस बात की कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी आप ये खबर सुनेंगे कि इस्लामाबाद के जो कम अज़ कम तीनों हल्के हैं वो वापस पीटीआई को मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं जी इस मामले के ऊपर कि आज के इलेक्शन का क्या हो रहा है। आज NA 148 में भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। ये मुल्तान का हल्का था, यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो जीते थे और उसके बाद अब जीते थे या जितवाए गए थे, ये भी वैसे कंफ्यूज्ड किस्म की सिचुएशन है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब जो हैं उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उनके मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक हरवा दिया था, लेकिन मुस्तरद वोटों के हेर फेर करके उनको यहाँ से तैमूर मलिक साहब की फ़तह को शिकस्त में बदला गया। सिर्फ चंद 100 वोटों का फ़र्क था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त थी उसको कबूल नहीं किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से और यूसुफ रज़ा गिलानी को यहाँ पर विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी बाद में सेनेटर बन गए और फिर चेयरमैन सेनेट भी बन गए, तो उन्होंने ये नशस्त जो थी कौमी असम्बली की उसको छोड़ दिया था। इसके बाद अब इसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होना था, तो यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह उनके साहबजादे कासिम अली गिलानी को टिकट दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब को ही मैदान में उतारा है। घोड़े के इंतखाबी निशान यानी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाबी निशान है उससे वो मैदान में है आज। और आई विल मस्ट से कि जो ओवरऑल मैं कैंपेन देख रही थी NA 148 में, बड़ी वाइब्रेंट किस्म की कैंपेन थी। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब बहुत हालांकि आमतौर पर प्रोफेशनल कोई वो पॉलिटिशियन नहीं थे इससे पहले, लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अवामी किस्म की कैंपेन लीड की और उसके साथ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो भी इस कैंपेन का हिस्सा बनते रहे। ख़ास तौर पर ख़वातीन रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा भी यहाँ पर आईं, महर बानो कुरैशी तो तकरीबन साथ साथ मौजूद ही नहीं बैरिस्टर तैमूर मलिक के, इसी तरह से कमल शोज़ब साहिबा और फिर मलिका बुखारी साहिबा, इन्होंने भी कम बैक किया पीटीआई में और इन्होंने भी ग्राउंड पर आकर कैंपेनिंग से बाकायदा पीटीआई की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह ख़वातीन ने भी इस कैंपेन में अपना हिस्सा डाला और फिर और भी जो इर्द गिर्द के मुख्तलिफ थे पीटीआई के रहनुमा आमिर मुग़ल साहब, वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी कैंपेन लीड की। तो काफ़ी वाइब्रेंट किस्म की ये कैंपेन थी जो पीटीआई की तरफ से लीड की गई। आज भी इलेक्शन डे पर भी बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब और ये जो बाकी लोग थे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा भी कर रहे थे। पोलिंग कैंप्स में अच्छी खासी तादाद में पीटीआई के वर्कर्स वोटर्स मौजूद थे। हालांकि आज काफ़ी गर्मी है और शदीद गर्मी के मौसम में ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी तादाद थी लोगों की। लेकिन अब हतमी जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि टर्न आउट क्या रहा। हालांकि लोगों के जहन में ये भी कहीं ना कहीं शक है कि फॉर्म 45 वाली जीत को 47 के तहत बदल दिया जाता है और जो लास्ट ज़िमनी इलेक्शन हुए थे काफ़ी सारे हलकों के पंजाब में, तो उसमें तो बेहद इंतहाई कर दी गई थी कि पहले से ही डब्बे भर दिए गए थे। आज अभी तक तो पीटीआई की तरफ से ऐसी कोई कंप्लेन सामने नहीं आई कि जहाँ पर उन्होंने कहा हो कि वहाँ पर पहले से कोई डब्बे भर दिए गए हैं या किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। लेकिन आखिर में क्या शफाफियत बरकरार रहती है या नहीं, इसके लिए ज़ाहिर हमें एक इंतज़ार करना पड़ेगा। जो पैटर्न हम देख रहे हैं उसमें इतनी आसानी से पीटीआई को जीतने तो नहीं देते ये लोग, लेकिन पीटीआई काफ़ी कॉन्फिडेंट है। बल्कि उनके तो कल के फिगर्स अगर मैं कोट करूं तो वो कहते हैं कि जी हम कम से कम 50,000 की लीड से जीतेंगे ये नशिस्त। तो काफ़ी बड़ा दावा है पीटीआई की तरफ से। आखिर में देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या निकलता है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि अगर तैमूर मलिक साहब जीत जाते हैं और इस्लामाबाद की भी सीटें वापस मिलती हैं तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तादाद है वो नेशनल असम्बली में बढ़ती चली जाएगी। अब आ जाते हैं जी आखिरी ये स्टोरी जो है मरियम साहिबा की कि इन्होंने क्या किया। केपी के हवाले से केपी ने ये ऐलान किया था कि हम पंजाब के किसानों से गंदम ख़रीद लेंगे, ख़रीदारी शुरू भी कर दी गई थी। इसमें कुछ मामलात इस तरह से तय पाए थे कि जो किसान हैं वो किसी एक पॉइंट पर पहुंचेंगे, वहाँ पे गंदम की ख़रीदारी होगी, क्योंकि जो केपी हुकूमत है वो ट्रांसपोर्टेशन का जो बिल है या ख़र्चा है वो नहीं उठाना चाह रही थी। और इससे पेशतर कि ये किसान अपने गंदम लेकर वहाँ पहुँचते और बाकायदा उनको हैंड ओवर करते,
ये नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी किया गया, जिसमें मुख्तलिफ चेक पोस्ट बनाने का ऐलान किया गया है, ख़ास तौर पर पंजाब के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर। और यहाँ पर वजह ये बताई जा रही है कि किसी भी तरह की फ़ूड की स्मगलिंग रोकने के लिए ये चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं, जहाँ पर काबिल अफसर तैनात किए जाएंगे जो किसी भी तरह की मूवमेंट को मॉनिटर करेंगे। अब बज़ाहिर तो ज़ाहिर है ये एक ऐसा लग रहा है नोटिफिकेशन के जी स्मगलिंग रोकने के हवाले से कोई इंतज़ाम किया गया, चेक पोस्ट बनाई गई है, लेकिन बादियों नज़र में निशाना फिर से किसान ही नज़र आ रहे हैं। इनकी वजह यह है कि अगर किसान किसी भी तरह अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज करके केपी के बॉर्डर तक ये लेके जाते हैं गंदम, तो उन्हें रास्तों में ही मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रोका जा रहा है और रोक लिया जाएगा फर्दर भी, और उसका बहाना यही बनाया जाएगा। ज़ाहिर अब उनके पास तो कोई ये नहीं होगा सबूत प्रूफ कि आप ये ख़रीदने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, या आप क्या इस गंदम के साथ करने जा रहे हैं। तो किसी के ऊपर भी आप स्मगलिंग का इल्ज़ाम डालकर उसको साइड पर खड़ा कर दें कि जनाब ये स्मगलिंग के ज़ुमरे में है। तो अब ये बज़ाहिर बादियों नज़र में निशाना फिर से मरीम ने यही बनाया है, मरीम नवाज़ ने, कि कि जो पंजाब से गंदम ख़रीद रही है केपी, उसको किसी तरह रोका जाए। उसकी दो वजूहात नज़र आती हैं। एक तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता था इससे पीटीआई को सबसराते कि देखिए जी इन्होंने पंजाब के किसानों के ऊपर भी मरहम रखा है, उनकी गंदम पंजाब हुकूमत नहीं ख़रीद रही थी लेकिन केपी हुकूमत ने ख़रीद लिया तो उनकी बल्ले बल्ले होती। तो उन्होंने इस चीज़ को भी रोकने के लिए ये इकदाम किए, लेकिन इससे उन्हें यह भी अंदाज़ा होना चाहिए था कि इससे आपकी और बदनामी होगी, लोग आपसे और नफ़रत करेंगे कि चलें आप ख़ुद नहीं ख़रीद सकते थे तो कम से कम कोई ख़रीद रहा था तो आप फैसिलिटेट करते, और उल्टा आपने वहाँ पे रुकावटें डालनी शुरू कर दी। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सारी सिचुएशन है, और इससे फ़ौरन मेरा ख़्याल है देखना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफिशियली कहीं पर भी कानूनी तौर पर मुमानियत तो नहीं होती कि आप एक दूसरे से जो सूबे हैं वो कोई अजनास नहीं ख़रीद सकते। तो इसके हवाले से कानून भी बड़े वाज़े हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या किरदार होता है इसमें वो भी वाज़े होता है आमतौर पर। तो इस चीज़ को मेरा ख़्याल है कि अगर ज़्यादा फर्दर मरीम नवाज़ ने बढ़ाने की कोशिश की तो ये फिर मामला अदालतों में भी जा सकेगा। तो ये जी सूरत हाल है। मरीम नवाज़ किसी तौर भी लगता है किसानों को चैन नहीं लेने देना चाहती हैं, और कहती हैं कि ये यहीं पर रुलें, इनका कोई बाहर से भी आके हाथ ना थाम ले। आखिर में सिर्फ आपको ये बता दूं कि नन्हे व्लॉगर शिराज ने व्लॉगिंग को फ़िलहाल खैरबाद कह दिया कुछ अरसे के लिए। उसकी आखिरी वीडियो जो थी वो मैं देख रही थी, वो बड़ा उदास भी था और जज्बाती भी कि मैं ये व्लॉगिंग ख़त्म कर रहा हूँ, और उसकी वजह जो है वो अपनी स्टडीज़ का बता रहा था कि अब्बू जान ये समझते हैं कि जी स्टडीज़ मुतासिर हो रही हैं इस वजह से। ये शिराज को यकीनन आप लोग जानते होंगे, नन्हा सा व्लॉगर है जो कि गिलगित की मुख्तलिफ गाँव में रहता है, और वहाँ से वीडियोज़ बनाने शुरू की उसने, और फिर लोगों ने उसको बड़ा सराहा, क्योंकि एक तो वो बच्चा बड़ा मासूम, क्यूट और छोटा सा, और उसका लहजा वो बड़ा प्यारा सा लहजा उसका, जिसमें वो उसका एक्सेंट भी मुख्तलिफ है। उर्दू वैसे तो वो बोलता है लेकिन एक्सेंट उसका काफ़ी डिफरेंट है। और फिर वहाँ के हसीन मनाजिर, खूबसूरत वादियाँ, वहाँ पर उस बच्चे की मासूमियत, तो वो बड़ा अच्छा सा एक पूरा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के टूरिज़म को बढ़ाने के लिए इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बड़ा ही अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो बहरहाल वो नन्हा व्लॉगर जो है उसको यहाँ पर बड़े शहरों में भी बहुत से लोगों ने सराहा, और फिर मुख्तलिफ जो हमारे नामी ग्रामी व्लॉगर्स हैं उन्होंने उसको ना सिर्फ प्रोमोट किया, उसके साथ ख़ुद भी व्लॉगिंग की, मुख्तलिफ लोगों से वो मिला, वो बात करते करते हुकूमती सतह पर पहुंच गई, और फिर हमने देखा कि हुकूमती सतह पर भी शहबाज शरीफ साहब ने उससे मुलाकात की और फिर उसको और इनकरेज किया। तो इस तरह सब उसकी हिम्मत बढ़ाते रहे। शोएब अख्तर और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ भी उससे मिली, और फिर उसकी और जो है हिम्मत बढ़ाते रहे। बड़ी तेज़ी से उस बच्चे ने अपने जो सब्सक्राइबर्स थे उसकी तादाद में इजाफा कर लिया। कोई मेरा ख्याल है 1.5 मिलियन के करीब उसके सब्सक्राइबर हैं, और बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ भी उसको मिल रहे थे, जिससे वो यकीनन उसके पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी पैसे कमा रहे होंगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज मैं उनके वालिद का एक पैगाम देख रही थी वीडियो में, जिसमें वो ये बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि उन्होंने क्यों मना किया शिराज को। तो उन्होंने उसमें बड़ी अच्छी बात की। एक तो ज़ाहिर है उन्होंने स्टडीज़ के हवाले से बात की कि बच्चे का ध्यान जो है वो ज़्यादा व्लॉगिंग में जा रहा था, तो उसका पढ़ाई से ध्यान हट रहा था और पढ़ाई मुतासिर हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने मना किया। लेकिन जो दूसरी उन्होंने एक वजह बताई वो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी और अच्छी भी, कि उन्होंने कहा कि उस बच्चे की जो मासूमियत है या उसकी जो नेचर है वो ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो मुतासिर होना शुरू हो गई है, और मैं नहीं चाहता था कि उसकी जो असल नेचर है, जो उसमें सादगी है, जो उसमें प्यार है,
जो उसमें अपनायत और खुलूस है वो किसी तरह भी उसमें कोई कमी बेशी हो। तो मैंने इसलिए सोचा कि ये जो शोशा और इस तरह की फ़ेम की जो दुनिया है उससे थोड़ी देर के लिए इसको जो है मैं साइड पे कर दूं, कहीं उसकी जो रूह की पाकीज़गी है, जो सादगी है, उसको मुतासिर ना करे। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि इस दौर में भी ऐसे लोग हैं जो आपकी शख्सियत की सादगी और उसके लिए रूहानियत के लिए और आपकी ब्यूटी, जो आपके प्योर सोल की ब्यूटी है, उसके लिए सोचते हैं। वरना आमतौर पर तो कोई और वालिदैन हो तो वही सोचेंगे कि यार करोड़ों रुपए आ रहे हैं उसके व्यूज़ से तो बस ठीक है, और क्या चाहिए, दुनिया संवर गई उनकी तो। लेकिन और फिर फेम मुफ्त का, जो उसका एक एक्सपोजर है वो मुफ्त का मिल रहा है उसमें। लेकिन नहीं, उन्होंने इस बात को ज़्यादा तरजीह दी कि नहीं, जो बच्चे की अपनी नेचर है वो ना किसी तरह मुतासर हो जाए। बच्चे में अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है या वो शो शाह की लाइफ में जा रहा है और जो उसकी प्योरिटी है वो ख़राब हो रही है, तो उन्होंने उसको उस चीज़ से दूर किया। ये बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। और यही वो चीज़ है बेसिकली कि हमें हमेशा मादियत परस्ती की तरफ नहीं भागना चाहिए। हमेशा हमें ये नहीं देखना कि किस चीज़ में माली तौर पर फ़ायदा हो रहा है या नहीं, बल्कि हमें इस चीज़ को तरजीह बनाना चाहिए कि अखलाकी तौर पर, रूहानी तौर पर जो प्योरिटी है, जो खुलूस है, जो अक़दार हैं, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, उनकी हिफाजत भी बड़ी ज़रूरी है इक्वली। तो ये एक बहुत अच्छी थॉट है जो उनके वालिद ने दी, और मेरा ख़्याल है इस चीज़ के ऊपर यकीनी तौर पर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा शायद मादियत परस्ती का शिकार हो जाते हैं। तो खूबसूरत बात लगी मुझे, अच्छी बात लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।